हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल ABC2XYZ NCERT में। तो आज की वीडियो में हम लेकर आ गए हैं आप लोग के लिए बायोलॉजी का गेस क्वेश्चन, जो कि बिहार बोर्ड क्लास 10 2023 में पूछे जाने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही VVI क्वेश्चन, जो कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। इसको आपको किसी भी हाल में याद कर लेना है, ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन न छूटे बायोलॉजी का। इसके बाद हम लोग आगे के विषय में फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी देखेंगे। इसका दीर्घ उत्तरीय भी अगले वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें दो अंकीय क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको इन सभी क्वेश्चनों का आंसर याद होना चाहिए। किसी भी हाल में आप जहां से भी मन करे तहां से भी याद कीजिए, लेकिन याद रहना चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं आपके लिए जो एग्जाम में आपके मददगार साबित हो सकते हैं। इसको आपको याद करके ही एग्जाम हॉल में जाना है, ठीक है। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर करिएगा। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। पहला क्या है, स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। इसका उत्तर कैसे देंगे आप, हमको आशा है कि आपको जरूर याद होगा। जहाँ तक मुझे पता है ये क्वेश्चन सभी किसी को याद रहता है। तो कैसे लिखेंगे इसका, स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में निम्नलिखित अंतर है। एक नंबर में लिखेंगे, स्वपोषी पोषण सिर्फ हरे पौधों में होता है, जबकि विषम पोषी पोषण पेड़ पौधों के अतिरिक्त अन्य सभी जीवों में भी होता है, ठीक है। एक नंबर पॉइंट हो गया। दो नंबर पॉइंट में लिखेंगे, स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश एवं जल आवश्यक है। जो स्वपोषी पोषण होता है उसमें सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का होना आवश्यक है, जबकि विषमपोषी पोषण के लिए सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि अनिवार्य नहीं है। स्वपोषी पोषण में अगला नंबर पॉइंट देंगे, स्वपोषी पोषण में भोजन की पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। जो स्वपोषी पोषण होता है उसमें भोजन पाचन की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि विषमपोषी पोषण में भोजन पाचन की आवश्यकता होती है, ठीक है। 3 नंबर पॉइंट ये हो जाएगा। यहाँ पे स्वपोषी पोषण लिखा है, यहाँ पे 3 लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आपको किसी भी हाल में याद कर लेना चाहिए। हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है। जो हमारे पेट में जो अमाशय होता है उसमें अम्ल की क्या भूमिका होती है, अम्ल की क्या कार्य होता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है, हमारे अमाशय में अम्ल का क्या कार्य होता है, तो भी आप यही आंसर लिखेंगे। यदि ऐसे पूछा जाता है हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, तो भी आप ऐसे ही को लिखेंगे, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं, इसका उत्तर कैसे दीजिएगा। हमारे अमाशय में अम्ल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम भोजन का पाचन अम्लीय विधि से करते हैं। अमाशय में जो पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं भोजन का पाचन किस विधि से करते हैं, अम्लीय विधि से करते हैं। अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है ताकि जठर में पाए जाने वाले एंजाइम उसे पचा सके। इसके अलावा भोजन के साथ में जो रोगाणु विषाणु आता है वह भी अम्ल के प्रभाव से मर जाते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसको आपको याद कर लेना है, ताकि एग्जाम में जो प्रश्न आपसे पूछा जाए तो उसका उत्तर न छूटे। ये जीव विज्ञान का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 2 अंकीय लघु उत्तरीय प्रश्न है, और इसका उत्तर भी साथ में साथ आपको मिल रहा है। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। क्योंकि वीडियो देखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको भगा भगा कर देखना पड़ेगा, स्किप कर देखना पड़ेगा। लेकिन यदि आप PDF को लोड कर लेते हैं तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। एक नज़र मारिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। एक बार देखिएगा, याद हो जाएगा। तो आपसे आग्रह है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इसके PDF को लोड कर लीजिएगा और इससे याद कीजिएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है। मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, ठीक है। आइए इसका उत्तर कैसे देंगे। मनुष्य एक विकसित प्राणी है। मनुष्य एक विकसित प्राणी है जिसकी शारीरिक रचना जटिल है, इसीलिए विसरण क्रिया द्वारा इसके फेफड़ों में गैसीय विनिमय संभव नहीं है। ऊपिका भित्ति में पाए जाने वाले रक्त का श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयुक्त होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। यह रक्त में घुलित कार्बन डाइऑक्साइड को भी लाकर ऊपिका में छोड़ देता है।
फेफड़ों की पिचकने पर कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप बाहर निकल जाता है। यदि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं होता तो फेफड़ों से पैर तक ऑक्सीजन पहुंचने में 3 वर्षों का समय लग जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर दे देंगे। आपको उत्तर कहीं से भी याद करना है, बस क्वेश्चन याद कर लेना है। जो इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद कर लेना है। यदि यह क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। जहाँ से भी हो, जैसे भी हो, इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद कर लेना है। यहाँ से याद कीजिए या फिर आप फेयर किए होंगे, पढ़े होंगे कहीं भी, तो आप नोट्स बनाए होंगे, वहाँ से भी याद कर सकते हैं। बस ये प्रश्न को आप VVI मानकर याद कर लीजिएगा, VVI लगा लीजिएगा, चिन्हित कर लीजिएगा, और इस क्वेश्चन को आपको कहीं से याद कर लेना है। आगे देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन, पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है। जो पादप होता है, पेड़ पौधा होता है, उसमें जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचता है। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। पादप में जल और खनिज लवण का वहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है। मृदा के लवण के बीच उपस्थित खनिजों का जलीय घोल जड़ के मूल रोम में प्रवेश कर जाता है। मूल रोम में प्रवेश कर जाता है। उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर बढ़ता हुआ यह जाइलम वाहिनियों में पहुंच जाता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण खिंचाव उत्पन्न होता है, जिससे यह जलीय घोल पौधे के विभिन्न भागों तक, शीर्ष तक पहुंच जाता है। तो आशा करता हूं यह भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मिस्टेक से मित्र लिखा गया है, इसको आप मूत्र बना लीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखाएगा, इसको कटिंग कर लीजिए, यहाँ पे लिखिएगा मूत्र। ठीक है, यहाँ पे लिखाएगा क्या, मूत्र। ये आपके फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे हम। उत्सर्जी पदार्थों की सांद्रण, जल की मात्रा, तंत्रिकीय आवेश तथा उत्सर्जी पदार्थों की प्रकृति द्वारा मूत्र बनने की मात्रा का नियमन होता है। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने में क्या अंतर है। प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने में क्या अंतर है, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। इसमें जितना भी आपको प्रश्न दिख रहा है, ये हमेशा पूछे जाने वाले ही क्वेश्चन है। आपको मिस नहीं करना है, आपको किसी भी हाल में इसको याद कर लेना है। तो इसका उत्तर कैसे देंगे। प्रतिवर्ती क्रिया एक अनैच्छिक क्रिया है जो अपने आप होती है। प्रतिवर्ती क्रिया एक अनैच्छिक क्रिया है जो अपने आप होती है और उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, जबकि टहलना एक ऐच्छिक क्रिया है जिसे हम अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मधुमेह की कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का हार्मोन देकर क्यों की जाती है। मधुमेह की कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का हार्मोन देकर क्यों की जाती है। ठीक है, तो आइए इसका उत्तर कैसे देते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है जो आग्नेयाशय पर पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों में बनता है। ये कहाँ बनता है, आग्नेयाशय पर पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों में बनता है। यह रक्त में शर्करा के स्तर का अनुरक्षण करता है। यह रक्त में शर्करा के स्तर का अनुरक्षण करता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन का स्राव कम या बंद हो जाए तो रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाएगा, जिससे अनेक प्रकार के कष्ट होंगे। इसी बीमारी को मधुमेह कहते हैं। इसी बीमारी को क्या कहते हैं, मधुमेह कहते हैं। इसीलिए मधुमेह के कुछ रोगियों को चिकित्सा इंसुलिन का हार्मोन देकर की जाती है। इसीलिए मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन की हार्मोन देकर किया जाता है। आगे आइए, आगे 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए प्रकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। डीएनए प्रकृति का प्रजनन में क्या महत्व है, इसको देख लेते हैं। इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। डीएनए प्रकृति का प्रजनन में निम्नलिखित महत्व है। डीएनए को आपके प्रश्न ऐसे भी लिखा मिल सकता है, डीएनए DNA ऐसे भी लिखा होगा तो भी यही लिखिएगा। ठीक है, डीएनए प्रकृति का प्रजनन में निम्नलिखित महत्व है। 1 नंबर में लिखेंगे, डीएनए प्रकृति बनने से विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। डीएनए प्रकृति बनने से विभिन्नताएं उत्पन्न होती है और विभिन्नताओं से जैव विकास होता है। और विभिन्नताओं से क्या होता है, जैव विकास होता है। 2 नंबर में लिखेंगे, डीएनए प्रकृति बनने से कोशिका विभाजन होता है और प्रजनन के लिए ये अनिवार्य है। जो प्रजनन के लिए क्या है, अनिवार्य है।
आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, द्विखंडन लिखिएगा यहाँ पे। द्विखंडन, द्विखंडन विखंडन से किस प्रकार भिन्न है? द्विखंडन जो है विखंडन से किस प्रकार भिन्न है, इसका उत्तर देना है। जहाँ पर विखंडन दिख रहा है वहाँ पे आप द्विखंडन बना लीजिएगा, ठीक है। द्विखंडन बहुखंडन से निम्नलिखित तरीके से भिन्न है। 1 नंबर में द्विखंडन विधि में एक कोशिका दो नवजात कोशिकाओं में समान रूप से विभाजित होता है, जबकि बहुखंडन विधि में एक कोशिका बहुत ही कोशिकाओं में समान रूप से विभाजित हो जाता है। 2 नंबर में लिखेंगे द्विखंडन सामान्य परिस्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में होता है। द्विखंडन जो होता है सामान्य परिस्थितियों में होता है, जबकि बहुखंडन विषम परिस्थितियों में होता है। 3 नंबर में लिखेंगे द्विखंडन एक तल में होता है, द्विखंडन एक तल में होता है, जबकि बहुखंडन विभिन्न तलों में होता है, ठीक है। जहाँ पे विखंडन आपको दिख रहा है वहाँ पे क्या बना लेना है आपको? द्विखंडन बना लेना है। क्या लिखिएगा? द्विखंडन, ठीक है। हिंदी टाइप करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इस पर अगले बार से ध्यान दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर में, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार मिलता है? यानी जो माँ के शरीर में माँ के गर्भ में जो भ्रूण पल रहा होता है उसको पोषण कहाँ से मिलता है, किस प्रकार मिलता है, इसके बारे में हम लोग को बताना है। इसको कैसे लिखेंगे? माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। कहाँ से पोषण प्राप्त होता है? माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। भ्रूण नाल रज्जु के द्वारा माँ के गर्भ से जुड़ा रहता है। भ्रूण जो होता है नाल रज्जु के द्वारा माँ के गर्भ से जुड़ा रहता है, जिसका एक सिरा माँ के गर्भाशय में धंसा रहता है। यहाँ पे भसा लिखा गया, यहाँ पे लिखिएगा धंसा रहता है, जिधर रक्त स्थान होता है, जहाँ पे रक्त स्थान होता है। नाल रज्जु की प्रवर्ध रसांकुरो, यहाँ पे इंग्लिश में ही लिखा गया, रसांकुरों के रूप में व्यापक क्षेत्र प्रदान करते हैं। माँ के रक्त में उपस्थित ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा अन्य पोषण पदार्थ अवशोषित होकर नाल रज्जु होते हुए रक्त के साथ भ्रूण में पहुँच जाता है, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है तो इसको आप हिंदी में कैसे लिखेंगे? रसांकुर लिखेंगे। कैसे? रसांकुरो, ठीक है, रसांकुरो ऐसे लिख लीजिएगा वहाँ पे, रसांकुरो। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है? लिंग निर्धारण किसे कहते हैं? मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है? लिंग निर्धारण किसे कहते हैं? मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है? 11 नंबर में इसका उत्तर हो जाएगा, किसी शिशु के जन्म से पहले उसके नर अथवा मादा होने की भविष्यवाणी करना लिंग निर्धारण कहलाता है। किसी शिशु में जन्म से पहले ही उसके नर अथवा मादा होने की भविष्यवाणी करना ही लिंग निर्धारण कहलाता है। जिस बच्चे में पिता पक्ष से एक्स गुणसूत्र सम्मिलित होता है, जिस बच्चे में पिता की ओर से एक्स गुणसूत्र सम्मिलित होता है वह लड़की होती है, तथा जिस बच्चे में पिता पक्ष से वाई गुणसूत्र सम्मिलित होता है वह लड़का होता है। इस प्रकार वाई गुणसूत्र बच्चे के लिंग निर्धारण करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं। यहाँ पे उसी लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखिएगा पोषी स्तर। पोषी लिखना है, ठीक है। पोषी स्तर क्या है? पोषी स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना पोषी स्तर, ऐसे ही यहाँ पे लिख लेना है, उसी लिखा गया है, बस आपको क्या बना देना है उसको। पोषी स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। इसका उत्तर कैसे देंगे? आहार श्रृंखला के चरणों को पोषी स्तर कहते हैं। आहार श्रृंखला के चरणों को पोषी स्तर कहते हैं। इन अलग अलग चरणों पर स्थित जीवों की पोषण की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। इसके लिए निम्नलिखित आहार श्रृंखला को उदाहरण के रूप में लेते हैं। जैसे
ये हो गया क्या, घास। घास हो गया। घास को कौन खाता है, टिड्डा खाता है। घास को टिड्डा खाता है। टिड्डा को कौन खाता है, मेढक खाता है। मेढक को सांप खाता है और सांप को बाज खाता है। इसको क्या कहेंगे, उत्पादक कहेंगे। इसको प्राथमिक उत्पाद कहेंगे। इसको द्वितीयक उत्पाद कहते हैं। इसको तृतीय उत्पाद कहते हैं। इसको सर्वोच्च उत्पाद कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो इस सभी को क्या कहेंगे, उपभोक्ता कहेंगे। ये सभी क्या हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सभी उपभोक्ता हो गया। ये सभी तीनों, 1 2 3 4 5 क्या है, ये सभी उपभोक्ता हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।